स्वागत है फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। और कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की महत्वपूर्ण क्लास है वो आ चुकी है। जितने भी विद्यार्थी है वो लाइव क्लास में ज़रूर आए और अपनी उपस्थिति है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज करें कि अभी कौन कौन है वो क्लास देख रहे हैं। और इससे पहले जो पद्य भाग की जो क्लास लेकर आए थे सभी विद्यार्थियों ने उसको बहुत पसंद किया। आपके रिवीजन के आकलन के लिए उनके लिए वो क्लास बहुत ही अच्छी और शानदार रही। तो इस क्लास में भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि आगे जो व्याकरण का भाग है वो भी हम आपके लिए समय पर परीक्षा से पहले लेकर आएं। और ये क्लास बहुत ही शानदार है आप सभी के लिए रिवीजन करने के लिए भी और इससे परिचित होने के लिए भी हमने भी तैयारी है वो किस प्रकार करके रखी है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य के गद्य भाग से, जिसके 7 पाठ है वो पहले हम पद्य भाग से कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं गद्य भाग का पाठ नंबर 8 जो है फिराक गोरखपुरी। इनसे हम पहले परिचय करते हैं। ये लेखक है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति साय फिराक था। जन्म इनका 1846 में गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था ये प्रश्न यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा की बात करें तो रामकृष्ण की कहानियों से प्रारंभ, यानी ये रामकृष्ण परमहंस थे उनकी कहानियों से क्या थे प्रभावित थे। बाद में उन्होंने अरबी फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? अरबी फारसी और अंग्रेजी में। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। तो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने वाले कौन थे? तो आपको उत्तर में देना है फिराक गोरखपुरी। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। परंतु एक वर्ष बाद स्वराज्य आंदोलन के लिए नौकरी छोड़ दी। एक वर्ष के बाद नौकरी छोड़ने वाले लेखक कौन थे? तो फिराक गोरखपुरी, जिन्होंने ये डिप्टी कलेक्टर की जो नौकरी थी स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब हम बात करते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने से 1.5 वर्ष जेल में रहे। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष वो जेल में रहे? तो लगभग 1.5 वर्ष वो जेल में रहे। और किस में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण? स्वाधीनता आंदोलन के कारण। तो 1.5 वर्ष जेल जाने वाले कौन से लेखक थे? फिराक गोरखपुरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के विभाग में अध्यापक भी रहे। इसलिए ये लेखक परिचय किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य भी किया। निधन की बात करें सन 1923 में इनका निधन हो गया। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर लेखक परिचय पूछ लिया जाए तो वहाँ पर साहित्य रचना की दृष्टि से ये शायरी गज़ल रुबाइयाँ की ओर आकर्षित रहे। तो किन का साहित्य दृष्टि है वो किन की ओर था? तो फिराक गोरखपुरी का जो है ना शायरी गज़ल रुबाइया, ये आपके महत्वपूर्ण पाठ में से में ध्यान रखना कि शायरी गज़ल और रुबाइयों की ओर आकर्षित कौन रहे? तो फिराक गोरखपुरी रहे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पर आपके लिए बन सकता है। वस्तुतः उर्दू शायरी का संबंध है रूमानियत। अब उर्दू शायरी का जो संबंध किससे रहा है? रूमानियत रहस्य शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन एवं प्रकृति का चित्रण नाम मात्र का मिलता है। और वस्तुतः उर्दू शायरी का संबंध किससे है? रूमानियत से और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। लोक जीवन और प्रकृति का चित्रण क्या रहा है? नाम मात्र का। अब हम बात करते हैं फिराक गोरखपुरी ने सामाजिक दुख दर्द को व्यक्तिगत अनुभूतियों के रूप में शायरी में डाला है। उन्होंने शायरी में किस चीज़ को डाला है? उन्होंने लोगों के वास्तविक जो सामाजिक यानी समाज में जो व्यक्ति रहता है
उस दुख दर्द को उन्होंने पहचाना है, जाना है और उसको व्यक्तिगत यानी स्वयं अनुभव करके अपनी शायरियों में क्या किया है, इसको ढाला है, अर्थात बताया गया है। ये उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया। अब हम बात करते हैं उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है? गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, ये इनकी प्रमुख। तो उर्दू में ये लेखन करते थे, इसलिए इनकी जो फिराक गोरफुरी, ये जो आप रचनाएं देख रहे हो, ये रचनाएं इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो कि किस प्रकार इन रचनाओं को आप ध्यान में रख सकते हो कि उर्दू से संबंधित है। तो ये गुल नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। अब हम बात करते हैं इनके पुरस्कार की। गुल नगमा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत नेहरू अवार्ड प्राप्त हुआ। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिराक गोरपुरी को कौन सी रचना पर पुरस्कार मिला? तो गुल नगमा पर। किस पर? गुल नगमा पर इनको पुरस्कार मिले, ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। रुबाइयों का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। रुबाइयों का हिंदी साहित्य में इनका क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं कविता परिचय। कविता परिचय पाठ्य पुस्तक में फिराक गोरपुरी रुबाइयाँ है वो क्या है? संकलित है। अभी इसमें पाठ में कौन सी है? फिराक गोरपुरी की रुबाइयाँ संकलित है। इनकी रुबाइयाँ वात्सल्य रस से संपृक्त है। किस रस से संपृक्त है? तो रुबाइयाँ है वो वात्सल्य रस से। यहाँ से आपको वात्सल्य रस है वो ध्यान में रखना है। तथा इनमें नन्हे बालक की अटकेलियाँ, माँ बेटे की मनमोहक चेष्टाओं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य अंकित है। इस रुबाइया में किन किन दृश्यों को सम्मिलित किया गया है? एक तो बालक की अटकेलियाँ, माँ बेटे की मनमोहक चेष्टाएं, तीसरी जो रक्षाबंधन का एक दृश्य है ना, वो इस रुबाइया में क्या किया गया है? अंकित किया गया है। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जब आपके मस्तिष्क में आएगी तो उन पाठ का सारांश भी आपको वो समझ में आ जाएगा, जहाँ से प्रश्न भी बनेंगे तो यहाँ से आप प्रश्नों को भी आसानी से उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि ये हमारे जब आंखों के सामने इतना जान लेते ही छवि बन जाती है। तो शॉर्ट रिवीजन में आपको बस इतना ही बताया जा रहा है, बाकी आपने ये पढ़ा है तो आपको ज़रूर ध्यान में है। तो इनसे रिवीजन से पता चल जाता है कि ये तीन दृश्य इस रुबाइया में हैं। माँ अपने शिशु से भरपूर प्यार करती है तथा उसे लाड़ दुलार देती है, इससे शिशु अति आनंदित रहता है। पहला तो ये बात है। दीपावली पर घरों की सजावट होती है, जो माँ शिशु को शीशे में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। किसका प्रतिबिंब दिखाती है? चांद का। रक्षाबंधन पर नन्ही बालिका अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है। तो ये दृश्य है वो इस रुबाइया में इस कवि लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ से जो भी पाठ से प्रश्न बनेंगे वो आपको अति लघुत्मक छोटे वाले इम्पोर्टेंट जो भी है वो आपके लिए इस रिवीजन से आपको बहुत ही फायदा होगा। आगे हम बात करते हैं भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा की क्या है? रचना है। तो थोड़ा बहुत हम महादेवी वर्मा के बारे में वर्णन कर लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ था? 1987 में। कहाँ? इलाहाबाद में। तो इनका जीवन काल कितने वर्ष रहा? 80 वर्ष रहा। तो लेखिका का परिचय। साहित्य रचना एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का आदरणीय स्थान रहा। अर्थात महादेवी वर्मा ने सबसे ज़्यादा आदर कहाँ पर पाया? साहित्य रचना व समाज में, समाज सेवा में। यहाँ पर इनके लिए एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा के लिए आदरणीय स्थान कौन सा रहा? साहित्य रचना व समाज सेवा में। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र हिंदी साहित्य में रेखा चित्र व सहस्मरण विधा को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है।
किन चीज़ों को हिंदी साहित्य में आगे बढ़ाने का, तो एक है वो रेखा चित्र और सहज स्मरण विद्या, जो याद के साथ याद है, वो विद्याएं जिनको आगे बढ़ाने में इनका हमेशा क्या रहा है, अनुपम योगदान है। अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण कर महादेवी ने अति मार्मिकता प्रदान की है। तो महादेवी वर्मा ने अपने मतलब उनके संपर्क में जो भी आए, चाहे जीव जंतु हो चाहे व्यक्ति हो, हर प्रकार से उन्होंने एक संवेदना की, उन्होंने उन चीज़ों को महसूस किया और उनका बाद में अपने लेखन के द्वारा उनको उजागर किया, बताने का सार्थक प्रयास किया। ये छायावादी युग की नारी संवेदनाओं से मंडित कवियत्री रही है। ये किस प्रकार की कवियत्री रही है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। ये छायावादी युग की नारी संवेदना अर्थात नारियों की संबंधित है जो संवेदनाएं हैं, उनसे ज़्यादा ये प्रभावित रही है। अर्थात उनको उन संवेदनाओं को उनको ज़्यादा छुआ, महसूस किया। तो इस प्रकार की कवियत्री है वो अधिक रही है। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना अर्थात जो अंदर पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति है हुई है। तो इनकी कविताओं में किन चीज़ों की अभिव्यक्ति की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, जिससे वे इस लोक से परे किसी अव्यक्त सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती है। तो वो इस कारण इस लोक से क्या रहती है, परे रहती है। इनकी प्रतिभा कविता और गद्य इन दोनों में अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय रही है। हाँ, तो ये इनकी प्रतिभा कविता में अलग और गद्य इन दोनों में अलग अलग स्वभाव से लेकर सक्रिय रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गद्य के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदना में रहा है। तो गद्य में इनके प्रति क्या रहा है, संवेदनात्मक रूप रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, उन पर हम आज बात करते हैं। कई बार एक दो रचनाएं हैं वो भी पेपर में देकर आपसे पूछ ली जाती है। तो इनकी रचनाएं हैं निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा तथा यामा। ये सब क्या है, काव्य संग्रह है। यहाँ से आपके लिए कोई कृति देखकर उनसे काव्य संग्रह के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अतीत के चिलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार सहस्मरण रेखा चित्र है। तो ये प्रश्न ऐसा पूछ लिए कि अतीत के चलचित्र ये क्या है, ये उनका सहस्मरण रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं ये क्या है, सहस्मरण रेखा चित्र है। पथ के साथी और मेरा परिवार ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्या है, सहस्मरण रेखा चित्र है। आगे हम बात करते हैं इन रचनाओं की श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की क्या है, ये कड़ियाँ है। श्रृंखला की कड़ियाँ आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि निबंध संग्रह। तो ये इनके क्या है, निबंध है। इनको पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनको निम्न पुरस्कारों से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। पाठसार भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ये साहित्य की कौन सी रचना है, भक्तिन है, वो किस प्रकार की रचना है, ये पूर्व में पेपर में भी पूछा गया प्रश्न है और अब भी आप इसको ध्यान में रखना। ये एक सहज स्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस प्रकार की साहित्यिक रचना है। इसमें भक्ति ने एक ऐसी नारी का परिचय दिया गया है जो लेखिका की सेविका रही है। अब भक्ति ने वो क्या है, वो लेखिका की एक सेविका रही है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर की थी। उसका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम पूछ ले तो पेपर में, तो उसका क्या नाम है, लक्ष्मी था। आगे थोड़ा सा हम बात भी कर दें कि महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखित भक्तिन पाठ है
उसका मतलब शीर्षक भी क्या है। तो शीर्षक भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये नारी चित्रण पर किया गया है। जो लक्ष्मी है वो उस भक्तिन का नाम बताता है। तो ये एक जरूर कोई वैराग्यन है जो सब कुछ छोड़कर छाड़कर ईश्वर भजन में विरक्त है। भक्तिन पाठ की भक्तिन पाठ की ग्रस्त सन्यासी दोनों का सम्मिश्रण है। किनका? दोनों का। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। बचपन में विवाह होने पर अनेक जिम्मेदारियों की को वहन करती लक्ष्मी नाम के अनुरूप सुख संपदा को कोसों दूर थी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ जैनेन्द्र कुमार की बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी रचना है। ये साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार के बारे में। जैनेन्द्र जिनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। शिक्षा इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा हस्तिनापुर से तथा उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार कौन रहे, तो जैनेन्द्र कुमार। गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए। यहाँ पर भी अच्छा प्रश्न बनता है, किन के आह्वान पर जैनेन्द्र कुमार ने जो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे अपने शिक्षा को छोड़कर, तो वो गांधी जी के आह्वान पर अर्थात उनके कहने पर। पुरस्कार इन्हें कौन से मिले? साहित्य अकादमी एवं भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण सम्मान भी उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया था। इसलिए इनके पुरस्कार भी है वो क्या है? महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये गांधीवादी चिंतन की दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। कौन से चिंतन से ये प्रभावित रहे हैं? तो ये गांधीवादी चिंतन से। भारतीय दर्शन के प्रखर चिंतक एवं मनोविज्ञान के पार की जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में मनोविज्ञान चेतना का प्रवर्तक किया है। तो किस प्रकार की चेतना का प्रवर्तक उन्होंने किया है? मनोविज्ञान। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान है वो इन पर आधारित है। इन्होंने चेतनाओं का प्रखर प्रवर्तन किया है। निधन सन 1990 में हुआ। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाएं सुनीता, परख, अनाम, स्वामी, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। ये क्या है? उपन्यास है। तो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है वो आपको ध्यान में रखने हैं। परीक्षा में यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो आपको इसके ध्यान में रखने। वायातन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। पाजेब है वो इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ भी क्या है? इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये सब क्या है? इनके निबंध है। इनकी तत्सम, पाजेब, अपना अपना भाग्य आदि कहानियों को कालजयी रचना माना जाता है। तो कालजयी रचना किन को माना जाता है? एक तो तत्सत, पाजेब, अपना अपना भाग्य, इनको क्या माना जाता है? इनको कालजयी रचना माना जाता है। पाठसार। पाठसार में क्या है? बाजार दर्शन शीर्षक निबंध में जैनेन्द्र कुमार ने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के साथ इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। मतलब बाजार का एक तो जहाँ कहाँ पर हम सदुपयोग कर सकते हैं, कहाँ पर हम दुरुपयोग कर सकते हैं। अर्थात बाजार में जो मनमोहक होता है, भाई हमें किन चीज़ों के प्रति हमें बाजार है वो आकर्षित करता है, और हमें किन कारणों से बाजार में जो वास्तविक वस्तुएं हैं या सही रूप में हमें बाजार किस लिए हम जा सकते हैं, मतलब उनमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं काले मेघा पानी दे। ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। तो धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद नगर 1926 में हुआ था। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये क्या स्वावलंबी बने थे, अर्थात अपने पैरों पर क्या हुए थे? खड़े हुए थे। कहाँ से? इलाहाबाद से।
ठीक है, कहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है? इलाहाबाद से। अभ्युदय और संगम पत्रों का संपादन सहयोग करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। कौन कौन से पत्रों में संपादन के बाद वो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने थे? तो अभ्युदय और संगम, ये आपको ध्यान में रखना है कि अभ्युदय और संगम पत्रों का संपादन करने के बाद नौकरी छोड़कर मुंबई में चले गए और वहाँ धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। तो धर्मवीर भारती नौकरी छोड़कर कहाँ चले गए? मुंबई। और वहाँ पर कौन सी, अपने नाम से ही धर्मयुग, धर्मवीर भारती, तो धर्मयुग पत्रिका का उन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। ये बात आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी। किसको अभिव्यक्ति दी? रोमानी, मानवीय संकट, व्यक्ति की किस प्रकार जो स्वतंत्रता होती है, उन चेतनाओं को अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है उन्होंने। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना के साथ संगीत की लय मिलती है। इस विशेषता से ये रोमानी गीतकार माने जाते हैं। छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि रोमानी गीतकार वो किस प्रकार माने जाते हैं? तो उनकी रचनाओं में एक तो सामाजिक चेतना थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, और फिर मानवीय संकट। इनके कारण उन्होंने जो रोमानी विचारधारा से जो चेतना व्यक्ति की, इसलिए ये रोमानी गीतकार भी क्या माने जाते हैं? माने जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इनके लिए पुरस्कार, पद्म श्री, व्यास सम्मान, साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। निधन कब हुआ? 1947 में। रचनाएं इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज आदि सभी में अपनी प्रतिभा का क्या दिया था? परिचय दिया था। ये भी इनके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आपको इनकी रचनाओं के बारे में भी ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कन्नुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, काव्य संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ये क्या है? उपन्यास है। उपन्यास पूछे तो कौन कौन से हैं? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये क्या है? इनके उपन्यास है। और काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। ठीक है। अंधा युग, गीति नाट्य, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। कहानियाँ भी कितनी अच्छी है इनके द्वारा। बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव आदि इस प्रकार की उनकी रोचक कहानियाँ भी है। तो ये आपको पूछ ले तो धर्मवीर भारती की कहानियाँ कौन कौन सी है, इनकी 1 2 3 प्रमुख जो कहानियाँ हैं वो आप याद कर सकते हो। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य निबंध। ये क्या है? इनके निबंध संग्रह हैं। तो आपको इनके बारे में ये ध्यान रखना है। पाठसार, काले मेघा पानी दे शीर्षक निबंध सह स्मरण है। ये क्या है? एक सह स्मरण है में लोक जीवन में प्रचलित विश्वास और विज्ञान दोनों की दृष्टियों का द्वंद्व उपस्थित किया है। अब देखो इसमें किस प्रकार का के लोक जीवन में प्रचलित, एक तो क्या है? विश्वास, और दूसरा क्या है? विज्ञान। इन दोनों में क्या है? द्वंद्व है। तो इसी दृष्टियों का द्वंद्व उपस्थित उन्होंने किया है। इन दोनों में कौन सार्थक और सत्य है? या तो लोक में प्रचलित जो विश्वास है या फिर विज्ञान की धारणा। इसी चीज को लेकर उन्होंने क्या किया है? इस पाठ के माध्यम से इस निबंध है वो सह स्मरण है, इसके माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। इनका निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया गया है। और इनका निर्णय है वो किन पर छोड़ दिया गया है? पाठकों पर छोड़ दिया गया है। ये बात है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से सरोकार करने की कोशिश की है। तो काले मेघा एक बार जो पाठ है ना, उसका भी मैं थोड़ा सा विवरण दे दूं कि काले मेघा पानी दे निबंध लोक जीवन में विश्वास मान्यता पर आधारित है। ये बहुत ही
अच्छा है, क्योंकि इसमें एक बालकों की टोली होती है जिसे क्या कहते हैं, इंद्र सेना। और जब ये इंद्र सेना बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ हुड़दंग करती रहती है। इंद्र सेना नक दड़ंग बच्चों की एक टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर गली गली पानी मांगने निकलती है, और लोग घरों की छत से उन पर क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं। क्यों? क्या लोगों की मान्यता है कि इन पर अगर पानी फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी बरसात हो जाएगी। और इंद्र बादलों के स्वामी है और वर्षा के देवता है। ये लोगों में क्या था, एक विश्वास था। पर यहाँ पर कवि ने लेखक ने बाद में इनका वैज्ञानिक के आधार पर द्वंद्व भी किया गया, जो पाठकों पर छोड़ा गया। आगे हम बात करते हैं पहलवान की ढोलक पाठ का। ठीक है, तो पहलवान की ढोलक पाठ है जो फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही अच्छी एक रचना है। ठीक है, तो इसमें भी सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और उनके कलाकार के अप्रशासन हो जाने की एक कहानी है। ठीक है, ये किस प्रकार की है, एक कहानी है। तो हम फणीश्वर नाथ रेणु के लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार एवं कथाकार, इनको किस प्रकार माना जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आंचलिक उपन्यासकार है। यहाँ से प्रश्न है वो आपके लिए आ सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यासकार है। आंचलिक। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आरोही हिंगना जिला पूर्णिया, अब कहाँ है, अररिया बिहार, सन 1921 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। कहाँ पर हुई, इनके गांव में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर राजनीति में रुचि लेने लगे। और ज़्यादातर कवि है वो स्वाधीनता आंदोलन, भारतीय आंदोलन से ही जुड़े रहे थे। इस कारण उन्होंने अपनी जो डिग्रियां, जो भी नौकरी, सब बीच में त्याग दी थी। इसीलिए ये भी भारतीय आंदोलन में क्या थे, सक्रिय थे, तो अपनी पढ़ाई छोड़कर राजनीति में रुचि लेने लगे थे। इनका जीवन संघर्ष में रहा। इनका जीवन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर संघर्षपूर्ण रहा। ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक तथा सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहे। तो इनकी विचारधारा किस प्रकार की थी, प्रगतिशील। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए तो विचारधारा किसकी थी, तो प्रगतिशील विचारधारा के थे। और सामाजिक आंदोलन में ये क्या रहते थे, सक्रिय रहते थे। निधन सन 1977 में पटना में हुआ था। ये आप इसको ध्यानपूर्वक रखना। रेणु जी की प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, ये आपको पढ़ते ही याद आ जाएगी। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये रचनाएं भी इनकी क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु की है, वो आपको ध्यान में रखनी है। दुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये क्या है, कहानी संग्रह। ऋण जल, घन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, सहस्मरण, ये क्या है, इनके सहस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा, इनका क्या है, एक रिपोर्टाज है। उनकी रचनाओं में मेला आंचल का आंचलिकता की दृष्टि से अन्यतम महत्व है। मेला आंचल मैंने कहा था ये उनकी क्या है, एक प्रमुख रचना है जो आंचलिकता की दृष्टि से अन्य सभी से क्या है, महत्वपूर्ण है। अन्य सभी से क्या है, महत्वपूर्ण है। पाठसार, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। इसमें कथानक लुटन सी पहलवान की जिजीविषा एवं हिम्मत का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, यानी जो पहलवान की ढोलक है उसके बारे में बताया गया है। मैं इस कहानी का जो मूल प्रतिपाद्य और समाज में जो विसंगति है ना, उस पर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। पहलवान से जुड़ी पहलवानी का खेल पहले मनोरंजन का माध्यम हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करती थी, मनोरंजन का माध्यम हुआ करती थी।
बाद में राज व्यवस्था में खेल पहलवानों को पूरा सम्मान मिलता था, जिससे कलाकार का जीवन यापन होता था। लेकिन बदलती व्यवस्था के कारण लोक कलाएं लुप्त होती जा रही है। लोक कलाएं हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका संरक्षण एवं लोक कलाकारों के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। खासकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ इनको मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं मिल पाता और न ही सामाजिक स्तर पर इन्हें प्रोत्साहन मिलते। इस कहानी के आधार पर हमें यही पता चलता है कि लुटन सिंह जो पहलवान था, उसे किसी प्रकार की उच्च मतलब स्थान या अपना पद के सम्मान नहीं मिला था। इसी कहानी के माध्यम से समाज में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि लोक कलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं 13 जो पाठ है शीर्ष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उनकी रचनाओं के माध्यम से भी उन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं की रचना की और अपना उत्कृष्ट स्थान है वो दिए। हम बात करते हैं लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के उत्तर प्रदेश सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पर शांति निकेतन हिंदी भवन के निदेशक रूप में रहे। किसके निमंत्रण के आधार पर? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण के आधार पर। कहाँ पर? शांति निकेतन हिंदी भवन के ये निदेशक रहे। सन 1985 में द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बनकर आए। कब? 1950 में। और कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। भारत सरकार में भी उन्होंने क्या दी है? अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। किसमें? तो उन्होंने भारत सरकार में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। द्विवेदी उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इनका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि भाषाओं तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, ज्योतिषी और आधुनिक ज्ञान विज्ञान आदि में विशेष दक्षता रखते थे। निबंध आलोचना के क्षेत्र में इनका विशेष महत्व था। निधन सन 1979 में हुआ था इनका। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने। द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कलपता, विचार और वितरक, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये क्या है? निबंध संग्रह है इनके। कौन कौन से हैं? निबंध संग्रह हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। चारुवंदर लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनः मेवा, आनंददास का पोथा, ये सब क्या है? उपन्यास है। सुर साहित्य, कबीर हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना इत्यादि आलोचनात्मक कृतियाँ उन्होंने, मतलब आलोचना का क्या है कि इन कृतियों पर उन्होंने अपनी आलोचना प्रस्तुत की। तो आलोचना किन किन पर की? सुर साहित्य, कबीर हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, इन पर। ठीक है। पुरस्कार, साहित्य अकादमी विशिष्ट पुरस्कारों से और भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से इनको क्या किया था? सम्मानित किया गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट इनका ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि पाठ का आगे वाला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इसमें कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ज़रूर आपको इसमें से पार्ट में प्रश्न देखने को मिल जाएगी। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित पाठ है। तो लेखक परिचय, मानव मुक्ति के प्रखर। तो हम बात करते हैं कि लेखक परिचय से किसे? ये मानव मुक्ति के प्रखर, इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब हुआ कि ये जो समाज में जो मानव है वो किस प्रकार मतलब दरिद्रता, दुख, असहाय, पीड़ा से जो ग्रसित था, उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने अपनी जो चिंतन किया था, इसलिए इनको प्रखर चिंतक कहा जाता है। कि इनका मानव मुक्ति के प्रखर चिंतक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न है वो आपके लिए बन सकता है। जिनका जन्म 1891 में कहाँ हुआ था? महू। महू का है मध्य प्रदेश में। तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से
किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए? न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन से गए? बड़ौदा नरेश के। और फिर लंदन गए। उन्होंने अनुवाद के जरिए पूरा वैदिक वाङ्मय पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर उभरे। यानी ये अनेक प्रतिभा के धनी थे, बहुत सारी प्रतिभाएं इनके अंदर थी। उन्होंने अपने समाज में इनको बताने का सार्थक प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उनका गहरा चिंतन था मानव मुक्ति बोध के लिए। समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अस्थियां और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, किनको? मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए क्या किया? अत्यधिक संघर्ष है वो किया। ये भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक है। भारतीय संविधान का निर्माण से आप बिल्कुल परिचित हो कि उसके प्रमुख निर्माण में उनका योगदान है वो सबसे अधिक रहा। डॉक्टर अम्बेडकर जातिवादी उत्पीड़न के कारण, किसके कारण? जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से जो लगाव है, उस लगाव त्याग कर बुद्ध के, यहाँ पर क्या है? बुद्ध है, अर्थात बौद्ध धर्म, जो बुद्ध धर्म है ना वो, तो यहाँ बुद्ध के समतावादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। अर्थात जो समाज में उन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जातिवाद के कारण ही मिला, इसलिए ये जो उन्मुख किस धर्म की ओर हो गए? बौद्ध धर्म की ओर। और उन्होंने बुद्ध के जो समतावादी दर्शन को उन्होंने क्या कर लिया था? अपना लिया था। एकांत साधना, मानव मुक्ति की कामना, उनकी कल्याण की भावना और चौमुखी विदिशा से समतावादी समाज के मार्गदर्शक बने। इनका निधन सन 1956 में हो गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, टू आर द शूद्रान, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बोट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल और द हिंदू वुमेन, लेबर एंड नायक, बहिष्कृत पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म आदि पुस्तकें ये इनकी क्या थी? भाषण थे। यानी आदि ये इनके क्या है? पुस्तकें और भाषण हैं। उनके द्वारा ये समाज में सबसे ज़्यादा प्रमुख दिए जाने वाली पुस्तकें और उनके द्वारा दिया जाने वाला भाषण है। पाठसार क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक भाषण का अनुवाद है। ये इस पाठ में जो जातिगत प्रथा पर दिया गया ना, ये इसमें क्या है? इनका एक भाषण है, अर्थात उस भाषण का उन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया गया है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि भाई इसी के आधार पर है वो व्यक्ति क्या करता है? जातिवाद के आधार पर श्रम करता है। श्रम अर्थात मेहनत करता है, कार्य करता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अपने अनुसार व्यक्ति कोई भी कर्म कर सकता है, परंतु तर्क आपत्ति योग्य है। लेकिन उसकी जाति के आधार पर उस पर तर्क करना वो क्या है? आपत्ति योग्य है। क्योंकि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। तो जातिवाद है वो श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करता है? श्रमिकों का भी क्या कर देता है? विभाजन कर देता है। इससे विभिन्न वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का व्यवहार भी बढ़ता है। अब तो श्रमिकों का विभाजन में इस प्रकार का भेद हो जाएगा तो उनके बीच ऊंच नीच का भी तो व्यवहार बढ़ता रहेगा। भारत में जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है तथा इससे रुचि के अनुसार पैसा
नहीं मिलता है। ये बातें हैं वो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपने भाषण के अनुवाद से बताने का सार्थक प्रयास किए। अब हम बात करते हैं वितान दो के जो 3 महत्वपूर्ण पाठ और हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उससे लेखक परिचय से तो प्रश्न बनने की संभावना कम है। फिर भी हम जो पाठ का मूल उद्देश्य क्या है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो वितान सिल्वर वेडिंग, ये सिल्वर वेडिंग किन की रचना है? यहाँ छोटे वाला एक प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि सिल्वर वेडिंग है जो मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचना है। लेखक परिचय, हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, ये हिंदी के क्या है सबसे प्रसिद्ध पत्रकार है और टेलीविजन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 में कुमाऊं में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुमाऊं में। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया। सन 1984 में दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा का लेखन किया। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आपके लिए, हम लोग के लिए दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक था ना, उसके लिए उन्होंने पटकथा लिखनी शुरू की थी। पाठसार, ये जो पाठसार है इसका मूल उद्देश्य आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है कि सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी में मनोहर श्याम जोशी ने एक सेक्शन ऑफिसर वाईडी की यशोधर पंत के विवाह की एक 25वीं वर्षगांठ का रोचक वर्णन है। तो यहाँ से छोटे वाला प्रश्न बनता है कि कौन सी वर्षगांठ का रोचक वर्णन किया गया इस पाठ में? तो 25वीं। आगे जो इसकी एक अन्य रचना है इस वितान की वो है जूझ, जिसके लेखक है आनंद यादव। लेखक परिचय की बात करें तो मराठी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आनंद यादव का जन्म सन 1935 में कोल्हापुर महाराष्ट्र के कागल नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, तो उनका नाम था आनंद रतन यादव। मराठी एवं संस्कृत में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इन्होंने अब तक लगभग 25 पुस्तकें लिखी है। कितनी पुस्तकें लिखी है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है? 25 पुस्तकें। नाटक रंग नामक उपन्यास का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया। कौन से? नटरंग का। यहाँ पर आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। डॉक्टर आनंद के उपन्यासों के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित है। इनका जूझ उपन्यास, ये जो जूझ उपन्यास है ना, ये 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ। तो इनको जो पुरस्कार है वो कब मिले? तो उपन्यास जूझ उपन्यास के आधार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पाठसार जूझ पाठ डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित एवं प्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। इसी का ही उपन्यास का क्या है? जूझ है वो एक अंश है। इसमें एक किशोर के देखे और भोगे गए गवई अर्थात ग्रामीण जीवन का यथार्थ विश्वसनीय चित्रण किया गया है। ये आपके थोड़ा सा रिवीजन में आते ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के यथार्थ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मूल पाठ का सारांश भी यही है उसमें। अब हम बात करते हैं हमारे गद्य भाग के अंतिम चरण का जो पाठ है वो कौन सा? अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव यानी पुराने समय में जो भी हमारे जो पांव हैं दबे हुए उनके बारे में। इनकी रचना किसने की है? ओम थानवी ने, जिनका जन्म 1957 में हुआ। शिक्षा इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? बीकानेर नगर में हुई है। तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने एम.कॉम उपाधि प्राप्त की है। तो उन्होंने एम.कॉम की उपाधि है वो कहाँ से प्राप्त की है? राजस्थान के विश्वविद्यालय से। और बीकानेर में इनकी क्या हुई है? शिक्षा हुई है। सन 1980 से 1989 तक लेखक परिचय पत्रकारिता क्षेत्र में विख्यात रहे। सन 1999 से हिंदी दैनिक जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक का दायित्व तक राजस्थान पत्रिका में कार्य किया। इतवारी पत्रिका का संपादन कर इससे विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो किस पत्रिका से विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की?
ईतवारी पत्रिका से। ओम थानवी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। ये अभिनेता निर्देशक के रूप में समय रंगमंच पर सक्रिय रहे। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से जो लेखक है वो अभिनेता के रूप में भी रहे और निर्देशक के रूप में भी रहे और जिन्होंने रंगमंच पर सक्रिय भूमिका निभाई है, तो वो है आपके ओम थानवी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तथा साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन रुचि रखते राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करने हेतु इन्हें किन चीज़ों पर खोज करने के लिए राजस्थान के जल स्रोतों पर खोज करने हेतु इन्हें सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSC की फेलोशिप प्राप्त हुई। यहाँ से आपके लिए प्रश्न बढ़ सकता है। तथा पत्रकारिता के लिए गणेश विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन को गणेश विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओम थानवी को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाठसार, अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ यात्रा वृत्तांत है। ये किस प्रकार की साहित्यिक रचना है? एक यात्रा वृत्तांत है और रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है। तो ये किस प्रकार की साहित्यिक रचना है? यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज का एक मिश्रित रूप है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में यहाँ से आपके लिए प्रश्न आ सकता है। इसमें प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिए गए। पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिए गए जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको इस पाठ के माध्यम से यहाँ से पता चल जाएगा कि जो पुरातात्विक स्थल है वो अब पाकिस्तान में, ये पाठ कहाँ से आया। तो आपके जो चित्र है वो इस पाठ से अपने चेहरे के सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो आप रिवीजन में इतना ही ध्यान रखना कि किस प्रकार हम शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से गहराइयों में जा सकते हैं, उस पाठ के प्रश्नों के बारे में, उस पाठ का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है, इस पाठ में लेखक कहाँ से, लेखक का उद्देश्य क्या है, किन चीज़ों पर व्यंग्य किया गया है या बताने का प्रयास किया है पुरातत्व की चीज़ों के बारे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक पार्ट ही नहीं, संपूर्ण पार्ट में जो भी हमने अभी रिवीजन किए हैं उस शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से आपके अंदर ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। मतलब इस पाठ में मूल उद्देश्य हमें पता चल गया तो प्रश्न ही उससे संबंधित ही आएंगे। और इसके अलावा हम लेखक परिचय भी आसानी से कर सकते हैं, उनकी रचनाओं का भी ध्यान कर सकते हैं और जो मूल पाठ सारांश है उससे भी जो छोटे वाले लघुत्मक, अतिलघुत्मक और कवि परिचय से पूछे जाने वाले और लेखक परिचय से पूछे जाने वाले भी प्रश्नों का उत्तर है वो हम इस क्लास रिवीजन से दे सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छी क्लास है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी विद्यार्थी देखने वाला है उसको आगे ज़रूर भेजिए। परीक्षा की इस घड़ी में आपके लिए ये क्लास है वो लाभदायक साबित होगी। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से व्याकरण संबंधित चर्चाएं करेंगे और अच्छे अच्छे जो प्रश्न है वो आपके समक्ष लाएंगे, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, सब पर बात होगी। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ से क्या बताना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम फिर मिलेंगे एक अच्छी क्लास के साथ। थैंक